नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पूरी दुनिया में एलएसी पर भारत की ताकत को मान लिया गया। दुनिया ने पहली बार चीनी आर्मी को उल्टे पांव लौटते भी देखा। सिर्फ 9 महीने में एलएसी पर चीन की जिद वाली दीवार टूटती दिखी। लेकिन यहां देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के शौर्य पर यकीन नहीं है। राहुल गांधी ने इस डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी पर दो बार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सर झुका दिया और भारत की फिंगर 3 से फिंगर 4 की पवित्र जमीन चीन को दे दी और अब हम अपनी जमीन पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। राहुल गांधी की बात आपने सुनी, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर शक जाहिर कर रहे हैं, बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चीन को भारत की जमीन दे दी। और अभी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने एक लंबा बयान जारी किया है। एलओसी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और झूठे बयानों पर रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कंफ्यूजन दूर की है। रक्षा मंत्रालय ने अपने इस बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर फैले झूठ को सही जानकारी से दूर करने की जरूरत है। तथ्य यह है कि भारत का क्षेत्र केवल फिंगर 4 तक नहीं है। एलएसी फिंगर 4 तक नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है। फिंगर 8 तक भारत पेट्रोलिंग भी करता रहा है, जिसके बारे में चीन भी जानता है, और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करना भारत का अधिकार है। तो जो बात अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत की जमीन फिंगर 4 तक है, उसके आगे बढ़कर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह बात गलत है। हम अपनी जमीन को फिंगर 8 तक मानते हैं और फिंगर 8 के उधर चीन की पोस्ट है, फिंगर 4 के इधर हमारी पोस्ट है और इस बीच में दोनों लोग पेट्रोलिंग करते थे। इसे इस समझौते के तहत फिलहाल रोक दिया गया है दोनों ओर से। बहरहाल तो आप देख रहे हैं कि सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे मेहमान हैं जो कि इस पूरी परिस्थिति को आपको बहुत आसान शब्दों में समझा सकते हैं, क्योंकि भारत में जिन्हें आप चीन का एक्सपर्ट कहते हैं या चीन की राजनीति को, इतिहास को और भारत और चीन के विवाद को समझने वाले आपसे ज्यादा समझने वाले शायद ही भारत में कोई होंगे। गौतम बंबावाले साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और लंबा आपका रिकॉर्ड है सर्विस का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो समझौता हुआ है, क्या ये भारत के हक में हुआ है या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है या राहुल गांधी कह रहे हैं, बगैर आपको पॉलिटिक्स में घसीटे, कि भारत ने अपना कोई नुकसान कर लिया? हकीकत क्या है? नमस्कार आपको और आपके सुनने वालों और दर्शकों को भी। ऐसी बात है कि अभी जो समझौता हुआ है वह सिर्फ डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है। अभी तक जैसे आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इतने सालों से, इतने दशकों से चले आ रहा है, क्योंकि जो सीमा है वह हम लोगों ने, दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने इसको तय अभी तक करने में वह सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो जब तक ये सीमा
तय नहीं हो जाती है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत का कुछ अंश या भारत का कुछ जमीन हमने दे दी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 10 महीनों से जो चले आ रहा था लद्दाख में जो स्थिति थी, और ये तो सब आप सभी लोग जानते हैं और समझते हैं, इसको सुलझाने के लिए जो कदम अभी एक सब सेक्टर में लिया गया है जो हम पैंगोंग त्सो कहते हैं, उसको सफलतापूर्वक जैसे हम उसको निभाएंगे और तय करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो सब सेक्टर्स है, बाकी जो इलाके हैं लद्दाख में, उसमें भी वह लागू हो जाएगा। तो एक एक करके ये होगा, और मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए भी अच्छा है और चीन के लिए भी अच्छा है। तो मतलब आप पहली बात तो आपने ये क्लियर कर दी कि अभी एक सब सेक्टर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनी है भारत और चीन के बीच में, वो पैंगोंग त्सो का एरिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कि बाकी जगहों पर जहां पर भी विवाद है उस पर हम बात नहीं करेंगे या वहां पर हमने सब कुछ दे दिया चीन को। ऐसा नहीं है, उसको अभी रिजॉल्व करना बाकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल सच नहीं होगी, क्योंकि जो बयान जो दिया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने संसद में, वो उसमें साफ जाहिर किया है और साफ कहा गया है कि पहले इस इलाके में ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो जाएगी, और उसके बाद फिर बाकी जो इलाके हैं जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है या देप्सांग है जिसका जिक्र हुआ है आपके शो में, उसके बारे में बातचीत दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के आर्मियों के बीच में हो जाएगी। और मैं तो समझता हूं कि अगर पैंगोंग त्सो इलाके में ये सफलतापूर्वक हो जाएगा तो दूसरे इलाकों में भी ये सफलतापूर्वक विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट होने की आशा है। गौतम साहब, जैसा आप हमसे बेहतर समझते हैं कि इस बार का जो स्टैंड ऑफ है वो दरअसल शुरुआत उसकी पैंगोंग त्सो एरिया से ही हुई थी, जहां पर चीन ने इंग्रेस करने की कोशिश की, उसको रोका गया, जवाब मिला, और फिर वो बाकी इलाकों में बढ़ता चला गया। तो इसलिए आपने कहा कि अगर यहां रिजॉल्व हो गया तो बाकी जगह रिजॉल्व होने की उम्मीद ज्यादा होगी। पहले पैंगोंग की अगर बात करें, आज ये कहा गया कि हमने फिंगर 3 पर आकर फिंगर 3 से फिंगर 4 का जो इलाका है वो हमने चीन के हवाले कर दिया। हम 3 पर क्यों आ गए, हम तो 4 तक रहते हैं हमेशा, ये बात आज उठाई गई, इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, इस समझौते पे जो अभी कुछ दिनों पहले जो समझौता हुआ है, जिसके तहत ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो रही है, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि दोनों आर्मी, चीन की आर्मी भी और भारत की इंडियन आर्मी भी, दोनों आर्मीज जो उनके अभी के जो बेसेस हैं वहां पे रुक जाएंगे। तो चीन की जो अभी की बेस जो है वो फिंगर 8 के ईस्ट की तरफ है, मतलब एक सिरिजाप नाम की जगह है, वहां पे उनका अभी बेस है, तो वहां पे वो रुकेंगे। और हम जो धान सिंह थापा पोस्ट है जो फिंगर 3 के आसपास है, वहां पे रुकेंगे। और बीच का इलाका, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो चीन का बन गया या इंडिया का, भारत का बन गया। बीच का इलाका जो है वो अभी भी विवादग्रस्त है और उसको आगे जाके हमको हल करना है। और इस इलाके में जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी वो अभी के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन पेट्रोलिंग के बारे में भी मैं समझता हूं कुछ हफ्तों में एक किस्म का करार या एक किस्म की समझौता दोनों देशों के बीच में हो जाएगी, और उसके बाद वो पेट्रोलिंग शायद शुरू हो जाएगा। ये मेरी उम्मीद है, ये मैं समझता हूं कि होने की उम्मीद है। एक आरोप अम्बावाले साहब ये भी लगाया जा रहा है कि चीन अगर पैंगोंग त्सो में पीछे जाने को मजबूर हुआ तो उसकी वजह यह थी कि आपने पैंगोंग त्सो के साउथ बैंक पर, दक्षिणी किनारे पर कुछ ऐसी चोटियों पर आपने अपने सैनिक बैठा दिए थे, भारतीय सेना ने, जिसकी वजह से चीन को खतरा महसूस होता था। इस समझौते के तहत उन जिनको हम कैलाश रेंज कहते हैं, वहां से भारत अपने सैनिक पीछे ले आएगा तो भारत अपनी एक जो बार्गेनिंग चिप है वो खो देगा। मैं शर्मा साहब, मैं आपको एक बात बताना ज़रूर समझूंगा, और ये महत्वपूर्ण है कि जो ये समझौता या करार जो कुछ दिनों पहले दोनों आर्मियों के बीच में हुआ है और जिसके तहत ये जो विड्रॉल हो रहा है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, वो इसलिए हुआ है कि भारत सरकार ने, भारत के आवाम ने, भारत के लोगों ने एक दृढ़ निश्चयता दिखाई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये मेरी राय है,
लेकिन बाकियों को दूसरी राय हो सकती है, उनकी कुछ और राय हो सकती है। लेकिन मैं साफ आपसे कहना चाहूँगा कि ये दृढ़ निश्चय जो हमारे देश ने दिखाया है उसकी वजह से ये विड्रॉल हो रही है, ये डिसएंगेजमेंट हो रही है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के जो सिपाहियों ने, भारत के जो जवानों ने जो शौर्य और वीरता दिखाई है उसकी वजह से भी ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो रही है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ कि भारत ने हाइट्स लिए थे और या नहीं लिए थे या पीछे हट गए थे। मैं एक बड़ी बात आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि जो भारत देश ने, जो भारत के लोगों ने और जो भारत की आर्मी ने और भारत के सरकार ने जो दृढ़ निश्चयता दिखाई है, इसका फलस्वरूप ये आज की डिसएंगेजमेंट जो हो रही है और जो आगे के हफ्तों में और भी जगह में हो जाएगी, ये इसका फलस्वरूप है, ये दृढ़ निश्चयता जो हमने दिखाई है। आप ये कह रहे हैं कि सेना ने जो स्टैंड लिया वो अपनी जगह पर है, जो बहादुरी दिखाई और इतने हार्श कंडीशंस में पूरी सर्दियां वहां उन्होंने बिताई। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से 50-50 हज़ार सैनिक जो हैं बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर डटे रहे। इसके अलावा जो पूरे देश में फैसले लिए गए पिछले 10 महीनों में, ये उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है चीन के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन जो हर मायने में हमसे एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वो आया और बगैर कुछ हासिल के वापस चला जाएगा, जो उसके लिए हार के बराबर होगा। जी बिल्कुल, मैं आपके कहने से सहमत हूं कि ये जो दृढ़ निश्चयता, जो आत्मविश्वास जो भारत ने दिखाया है, जो भारत के लोगों ने दिखाया और भारत सरकार ने जो दिखाया है, ये इसका फलस्वरूप है। ये जो अभी विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट और चीन की जो आर्मी वापस जा रही है, इसका ये फलस्वरूप है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये दृढ़ निश्चयता सिर्फ 10 महीनों के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पहले आप कह चुके हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति और चीन की आर्थिक स्थिति में एक अंतर हो गया है पिछले कुछ दशकों में, और एक इतना अंतर हो गया है। उनकी जो जीडीपी है वह 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, भारत की जो जीडीपी है वह 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। तो ये फासला जो है, ये जो अंतर जो है दोनों देशों के आर्थिक स्थिति में, हमको इसको कम करना है। और अगर हमने इसको कम नहीं किया तो हो सकता है कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद चीन फिर से ये हरकत करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये जो दृढ़ निश्चयता अभी हमारे देशवासियों ने दिखाई है, वो आगे भी कुछ सालों के लिए या दशकों के लिए दिखानी पड़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच जो आर्थिक अंतर हो चुका है या आर्थिक फासला बन चुका है, इसको कम करने की कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए। और सिर्फ कोशिश नहीं, लेकिन इस फासले को, इस अंतर को कम करना हमको बहुत जरूरी है। गौतम बम्बावाले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और इस वक्त जो स्थिति है वो ग्राउंड पर क्या है और भारत के लिए किस लिहाज से एक जीत के बराबर है, समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। गौतम बम्बावाले से हम बात कर रहे थे। अब 2 और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन जी हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसएल नरसिम्हन साहब भी हैं। आप सदस्य हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नरसिम्हन साहब, देश में इस वक्त 2 किस्म की बातें हो रही हैं। एक तरफ जब रक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया तो देश में खुशी की बात, एक लोगों ने राहत ली, एक सुकून आया कि चलिए एक 10 महीने से चला आ रहा विवाद लगता है कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी और की शर्तों पर खत्म हो रहा है, हमारी शर्तों पर खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद कल से ही लगातार देश में एक तबका है, पॉलिटिकल क्लास भी है, जो इस समझौते के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना यह है कि ये सरासर भारत के हितों की अनदेखी है और दरअसल हमने चीन की शर्तों को मानकर अपने हित उनके पास गिरवी रख दी। हकीकत क्या है? ये प्रफुल्ल जी, बहुत धन्यवाद आपको इस शो में मुझे बुलाने के लिए। आपने सही सवाल उठाया है कि कल रक्षा मंत्री जी ने संसद में जो स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद में ये विवाद खड़ा हुआ है कि किस प्रकार का ये समझौता है करके। मेरा ये मानना है कि जब भी समझौता होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष जो है अपना जो हक है वो खो देगा और दूसरा पक्ष जो है उसका लेके चला जाएगा। वो ऐसी बात नहीं है। विवाद जो है 2 चीज़ों को लेके हो रही है। एक तो फिंगर 3 पर हम क्यों आए हैं और फिंगर 8 पे वो क्यों गए हैं, उसके बीच का इलाके का क्या है।
ये लोग आज एक एमओडी ने एक और स्टेटमेंट दिया अभी कुछ ही समय पहले, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ जाहिर है कि हमारा जो पोस्ट है वो धन सिंह थापा पोस्ट में ही था, वहाँ तक हम आए हैं। उसी मुताबिक फिंगर 8 के पूर्वी तरफ जो चीन का जो पोस्ट है वहाँ तक जो है चीन वापस जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष अपना अपना जो परमानेंट पोस्ट का इलाका है उस इलाके में जा रहे हैं। इसके बीच का जो इलाका है जिसमें हमने पेट्रोलिंग का मना किया हुआ है, वो रक्षा मंत्री ने साफ जाहिर किया है कि ये टेम्पररी एक मामला है। वो क्यों किया गया है ये समझना जरूरी है। आपने देखा कि जब भी ये पेट्रोल जो है आमने सामने आते हैं तो ये जो है हादसा बनने की एक गुंजाइश हो जाती है उसके अंदर। उसको रुकने के लिए और जो गर्मा गर्मी है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए ये माना गया है कि इस इलाके के अंदर हम दोनों नहीं पेट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो है एक टेम्पररी एक कार्रवाई है, ये नहीं कि ये परमानेंटली हम पेट्रोल नहीं करेंगे, इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है। ये टेम्पररी तरीके से हम इस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे करके बोला गया है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये दक्षिण जो बैंक है उसके ऊपर से हम क्यों हट रहे हैं, इसके लेके बात हुआ है। अगर हम इस प्रकार का देखते हैं तो हम पूछते हैं चीन को अगर हम बोलते हैं कि स्टेटस को एंटी जो स्टेटस अप्रैल के पहले तक था उस इलाके तक वापस जाना है तो वो अकेला नहीं हो पाएगा, दोनों साइड को वो करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भी उस इलाके के ऊपर हम निगरानी रखेंगे ताकि इस प्रकार का दोबारा चीन का जो फौज है वो उस इलाके के अंदर जल्दी से ना आ पाए। तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। आपने सर तीन पॉइंट्स एक्चुअली अपनी स्टेटमेंट में एड्रेस की हैं। सरीन साहब, सबसे पहले वही बात जो हमने पहले कही थी, इस समझौते के अंदर क्या कहीं से भी भारत के हितों की या भारत की संप्रभुता की अनदेखी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल इस समझौते में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप समझौता करेंगे तो कुछ लो और कुछ दो के बुनियाद पर होगा। और हमने ना तो कुछ बहुत ज्यादा दिया है, बिल्कुल ही नहीं दिया, क्योंकि जो पोस्ट थी आप वहां पर वापस आ गए। हम लोग जो पेट्रोलिंग करते थे वो फिंगर 8 तक करते थे। चीन जो करता था नॉर्मली फिंगर 4 तक करता था। चीन ने भी अपनी पेट्रोलिंग रोक दी है, हमने भी अभी टेम्पररीली रोक दी है। और ये फिर इसकी क्या मोडालिटीज होंगी ये आगे चल के डिसाइड होगा। एक चीज जिसपे मुझे थोड़ा सा एक सवाल है और शायद जनरल साहब उसको बेहतर एड्रेस कर पाए, वो ये है कि देखिए हमारा जो हम कई महीनों से चीन से बात कर रहे थे जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। जब हम बात करते थे चीन की तरफ से एक अड़ियलपन था और वो कुछ करने को तैयार नहीं था। पहली बारी जब अगस्त के महीने में हम लोग ने कैलाश रेंज की हाइट्स पे हम लोग गए, उसने चीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, पर्टिकुलरली इस सेक्टर के ऊपर। और चीन जिस तरीके से छटपटा रहा था उसके बाद वो हमारे को नजर आ रहा था। और तमाम जो अभी तक नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें चीन की ये इंसिस्टेंस रही थी, वो इस पे दबाव देते रहा था कि आप कैलाश रेंज से पहले हटिए, जिस पर भारत अडिग था। पर वहां पर चढ़ के आपने चीन के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उसके तहत चीन आपसे समझौता करने पे मजबूर हुआ। तो फिर अगर वो लेवरेज को हम छोड़ देते हैं तो फिर ये क्या गारंटी है या क्या हमारे पास आश्वासन है या क्या हमारे पास उम्मीद है, क्योंकि जो हम बाकी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि वहां पर भी डिसएंगेजमेंट हो, वो होगी, क्योंकि उन सेक्टर्स में शायद हमने उस तरीके का दबाव नहीं बनाया हुआ। तो क्या हमारे को ये लेवरेज अभी छोड़नी चाहिए थी या नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये एक सवाल है जो शायद मुझे थोड़ा बहुत जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन इसको जनरल साहब बेहतर एड्रेस कर सकते हैं। तो उनके पास चलते हैं। सर जनरल साहब, सवाल आपने सुन लिया, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं कि कैलाश रेंज पर जिसकी वजह से हमने चीन पर दबाव डाला हुआ है, उसके बदले में हम केवल पैंगोंग का इलाका चीन से खाली करा रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि हम बाकी जगह भी उनको कहते हैं आप पहले पीछे जाइए तब हम यहां से हटेंगे? आपका सवाल और जो सरीन जी का जो सवाल दोनों एक अच्छे सवाल हैं। तो इसको मैं आपको इस प्रकार से जवाब देना चाहूँगा। अगर आप रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अगर आप चलें
तो ये तय किया गया है कि इस प्रकार का जो डिसएंगेजमेंट जैसे हो जाता है उसके 48 घंटे के अंदर अगला एक उच्चतर स्थिति का एक मीटिंग बुलाया जाएगा बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, और उसके ऊपर बाकी जगह पर भी डिस्कशन होगा और उसके ऊपर समझौता किया जाएगा। ये आपने भी देखा होगा। और आज का जो एमओडी का स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने यही बोला है, PP-15, PP-17 और देप्सांग का एरिया के ऊपर वार्तालाप जारी रहेगी जैसे ये विड्रॉयल, ये जो डिसएंगेजमेंट जो है पूरा हो चुका होता है। अभी आते हैं सरीन साहब के सवाल के ऊपर। ये मैं आपको पहले मेरा बयान के ऊपर भी मैंने यही बताया था, अगर आप इंसिस्ट करते हैं, शुरू से हम इंसिस्ट करते आ रहे हैं कि प्री अप्रैल में जो स्थिति थी, अप्रैल के पहले जो स्थिति थी उसके ऊपर अगर आपको जाना चाहिए, इसका मतलब है कि जब समझौता करते हैं तो दोनों साइड को उसको अपनाना होगा। पहली बात ये है। दूसरा भी मैंने ये समझाया था कि वजह हम बोलते हैं कि इस प्रकार का जो आप साउथ से निकल जाइए फिर हम करेंगे, इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो अगस्त एंड के पहले जो वार्तालाप हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके अंदर इसका मतलब है कि वो कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं था। इस प्रकार का भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं था कि किस प्रकार का डिस्कशन वहां चला था। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, लेकिन उस प्रोसेस को तेज करने के लिए ये जो कैलाश रेंज के ऊपर हमारा ऑक्यूपेशन था वो कुछ तेज किया है। लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया था मेरा बयान के ऊपर कि बयान के दौरान कि हम उस इलाके के ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे ताकि अगर इस प्रकार का दोबारा कोई हरकत चीन की फौज जो है न कर पाए। और इसके साथ साथ PP-15, PP-17 और देप्सांग का भी बातचीत जो है अभी जैसे डिसएंगेजमेंट होगा 48 घंटे के अंदर वो भी कार्रवाई शुरू हुई। सरीन साहब, आपने जो सवाल उठाया अभी उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या ये कहना ठीक होगा कि अगर आज चीन पीछे जाने को मजबूर हुआ है या उसको ये समझ आया है कि भारत के साथ इतना लंबा स्टैंड ऑफ उसके हित में नहीं है, तो ये क्या केवल इस एक वजह से कि आप कैलाश रेंज पर बैठे और वो उसके रक्षा हितों के लिए जरूरी था कि भारत वहां से पीछे हटे? क्या बाकी जगह भारत का जो बिल्डअप है या इन 10 महीनों में भारत ने एज ए नेशन जो भी कदम उठाए हैं उनका कोई असर चीन के ऊपर नहीं हुआ? क्या एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है चीन का पीछे जाना? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्योंकि चीन के साथ अक्सर हुआ नहीं है ये कि कोई भी दूसरा देश, एक तो बाकी सारे जो देश चीन के साथ जिनकी सीमा लगती है, एक रूस को छोड़ करके बाकी सारे बहुत कमजोर देश हैं, उनकी ताकत इतनी नहीं है, वो चीन के सामने खड़े नहीं हो पाते, तो चीन धौंस और धमकी के साथ अपना बात मनवा लेता है वहां पर और जो चाहता है वो ले लेता है। अब भारत के सामने भी बहुत वर्ष यही हुआ कि वो धौंस धमकी करता था, हम लोग पीछे हट जाते थे, उस पर ज्यादा अड़िग नहीं होते थे। इस बार हुए हैं, इससे पहले भी एक बार हुए डोकलाम में भी, और हमने ये देखा कि फिर बात जो है वो वहां पर रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो मेरे ख्याल वो जो आपका सवाल है कि वो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, जिस तरीके के कदम सरकार ने और फौज ने उठाए, वो तो ऑब्वियसली था, लेकिन केवल क्या वही था कि कुछ उसके और भी थे? मेरे ख्याल और भी पहलू हैं और काफी लोग उस पर बात कर रहे हैं कि चीन जिस तरीके से एक लिहाज से इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग आइसोलेट होते जा रहा है दुनिया भर में, दुनिया में जो पश्चिमी ताकतें हैं वो चीन के ऊपर लगाम कसने की बात करती जा रही हैं। अमेरिका में जो नई हुकूमत आई है वो भी दोबारा से चीन के ऊपर दबाव बना रही है। ताइवान का जो मामला है वो काफी हद तक तूल पकड़ते जा रहा है। तमाम ये जो चीजें हो रही है, मेरे ख्याल इसका भी दबाव चीन के ऊपर था। तो एक ऐसे टाइम पर, और यही सवाल पिछले साल में जब ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हुई तब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ आप जापान के साथ, आप ताइवान के साथ, आप बाकी देशों के साथ, साउथ चाइना सी में भारत के खिलाफ सब जगह आपने नए नए फ्रंट खोले हुए हैं। तो इसके कोई सामरिक जो समझ है ये उसको दर्शाता नहीं है। मेरे ख्याल वो सामरिक समझ अब उनको थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, और वो भी एक फैक्टर शायद है
कि वो समझौते ठीक है। पर सरीन साहब, मैं चाहता हूं जरा आपने जो अभी सवाल पूछा था जनरल नरसिम्हन से भी रहेगी, ये देखना पड़ेगा। आपने जो सवाल जनरल नरसिम्हन से पूछा था, मैं चाहता हूं एक बार आप खुद उसको आंसर करने की कोशिश करें। क्या आपको यह लगता है कि पैंगोंग त्सो पर, जहां हमने शायद उनकी गर्दन पकड़ी थी, जहां से वो पीछे जा रहे हैं, वहां से फर्ज करें कि अगर पुल बैक में हम भी पीछे आ जाते हैं, तो बाकी 3-4 जगह जहां स्टैंड ऑफ बना हुआ है, क्या हमारा इतना दबाव है चीन के ऊपर कि पैंगोंग त्सो की तरह वहां भी हम उनको पीछे भेज पाएं, जैसा कि जनरल साहब ने कहा होगा? नहीं, मेरे ख्याल जनरल साहब ये नहीं कह रहे कि होगा, उम्मीद उनकी है, उम्मीद शायद मेरी भी है कि वो होगा, लेकिन क्योंकि मैं शायद जनरल साहब से ज्यादा चीनियों के ऊपर शक करता हूं, वैसे तो ये भी काफी करते हैं, मैं जानता हूं जनरल साहब को, इनका भी कोई ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं चीनियों के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल मेरे पास वो लग्जरी है जो जनरल साहब के पास नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे पोजीशन में है जहां पर ये इन चीजों को बहुत ज्यादा नजदीक से डील करते हैं। मेरे पास वो मेरी वो तो मेरा तो लेकिन ये सवाल रहेगा कि कि हम अब कॉन्स्टेंटली इस ताक में होंगे कि कहीं चीन दोबारा से आपकी पीठ में छुरा ना घोंपे। और पिछली बारी भी जब कैलाश रेंज पर भारत की फौजें चढ़ गई थी, तो ये माना जा रहा था कि एक रेस लगी हुई थी भारत के बीच में और चीन के बीच में। तो एक तो ये पहलू है इस मामले का, और चीन ने, हमने अक्सर देखा कि पहले भी आपसे दगाबाजी की। दूसरी जो आपका सवाल है कि अब दूसरी जगहों पे क्या हम वही दबाव बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। देखिए, मेरी नजर में तो देप्सांग का जो एरिया है सामरिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया वही है, और वहां पर अगर हम डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा एक जिसे बोलेंगे कि इंडिकेशन होगा कि हाँ ये क्राइसिस अब सच्ची में डिफ्यूज हो रहा है। अगर वो नहीं होता और ये बात चलती रहती है तो फिर मेरे ख्याल ये क्राइसिस अभी खत्म होने वाला नहीं होगा, ये क्राइसिस जारी रहेगा। और मेरे ख्याल मेरे लिए तो टेस्ट केस एक लिहाज से देप्सांग का एरिया होगा। अच्छा जनरल साहब, अगेन मुझे जब फौजी लोग बैठे होते हैं तो पॉलिटिशियंस की बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी जी चूंकि विपक्ष के नेता है और उन्होंने बड़े काफ़ी आज कठोर शब्दों में ये बात कही कि भारत की सरकार ने और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। और अभी जो डेप्सांग का सवाल सरीन साहब उठा रहे थे, उन्होंने भी डेप्सांग का नाम लिया कि वहां से कैसे भेजेंगे चीन को वापस। ये मैं जो पॉलिटिक्स की तरफ ना जाऊंगा क्योंकि वो मेरा मैंडेट के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर नहीं जाता मैं, लेकिन देप्सांग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये देप्सांग में जो देप्सांग को लेके जो बातचीत हो रही है, उसमें एक चीज समझना चाहिए आपको कि जो पिछले साल समर में जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें देप्सांग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए। मीडिया में कई बार आया है ये, लेकिन पिछले समर के अंदर देप्सांग के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये जो देप्सांग की बात आई है 2013 में जो हादसा हुआ था वहां पे, एक फेस ऑफ हुआ था वहां पे, उसके बाद से ये चला आ रहा। ये जो है इसलिए शायद जब बातचीत करते समय उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो सामरिक इंपॉर्टेंस है, सामरिक अहमियत है, वो कम है, वो नहीं है, उस प्रकार का नहीं है। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार जनरल साहब, ताकि ये भी लोगों में मैसेज जाए। खास तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा रिटायर्ड सेना के पूर्व सीनियर अफसर, वो ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे डेप्सांग के अंदर चीन ने हमारी कई 100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हथिया ली है। इसमें सच्चाई है क्या कोई? नहीं, ऐसे कोई नहीं। ये जरूरी है, ये जरूर सामने आया है कि पेट्रोलिंग में बाधा हो रहा है, उसमें हम मानते हैं कि बाधा हो रहा है। उसी को सुलझाने के लिए तो ये बातचीत अभी होने वाली है। तो ये बात हमको समझना चाहिए। ये नहीं कि हमने जमीन दे दिया है या जमीन चीन के पास गिरवी रख दी है, इस प्रकार का कोई वो चीज़ नहीं है जी। ये बात हमको पहले समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं तो ये मानूंगा कि मेरा भारत का कोई भी जमीन होगा, उसका अहमियत जो है सबका अहमियत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जमीन है वो हमारा। बिल्कुल। देप्सांग में थोड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी जगह का भी हमको बातचीत चलना चाहिए, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने कल ऐसा नहीं है कि डेप्सांग में चीन ने हमारी कोई जमीन हथियार रखी है। सरीन साहब, आपने भी इस पर रिएक्ट किया कि जो आरोप है, कई एनालिस्ट उनको भी लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं वहां पर बहुत सारी जमीन पर चीनी आकर बैठ गए। नहीं, देखिए, बात जमीन पर तो वो 1950 से बैठे हुए हैं,
बात वो नहीं है। जो जनरल साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो सबसे बड़ी इंट्रूजन हुई थी वो 2013 में हुई थी, लेकिन मैं जब डेप्सांग के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं कि जहां पर चीनी कई वर्षों से बैठे हुए थे, वहां पर जो उनकी फौजों का जमावड़ा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हमारे को महसूस होता है। और इसलिए जब डिसएंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि वहां से अगर वो फौजें अपनी पीछे हटाते हैं तो वो बहुत अहमियत होगी मेरे लिए, क्योंकि वो जो थ्रेट मेरे लिए मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने है कि कहीं यहां पर ये कोई इस तरीके की कार्रवाई ना करें, वो थ्रेट जो है वो काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं, जमीन के कब्जे के हिसाब से नहीं बात कर रहा। दूसरी चीज जो जनरल साहब ने कही, ये ठीक है कि कुछ एरियाज में वो ऐसी जगह पे आके बैठे हुए थे जहां पर आपको पेट्रोलिंग करने में दुश्वारी हो रही थी। स्पेशली एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर भी वो कब्जा छुड़वाने की बात हो रही है। लेकिन जो ज्यादा सामरिक उसकी अहमियत है वो ये है कि जहां पर वो आए हुए हैं और जो जमावड़ा उन्होंने बनाया हुआ है अपना, वो मेरे लिए एक बड़ा क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है। सुशांत सरीन, जनरल नरसिम्हन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा नाजुक सा सब्जेक्ट है ये, इसको हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे डिफेंस सेनेटर मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं। इस वक्त जमीन पर क्या हालात हैं, ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, मनीष आपको बताएंगे। आपने चीन के मुद्दे पर पूर्व राजनयिकों को सुना, सेना के अफसरों को सुना, रक्षा विशेषज्ञों को सुना। ब्रेक के बाद इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से बात करेंगे। वो लद्दाख के हालात पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। चलेंगे उनके पास इस ब्रेक के बाद।